Good morning, students. Welcome to all of you. This class is especially for 12th class students. Today we will study English poetry. Lesson-4 from an elegy written in a country churchyard. This is a poem and it is composed by Thomas Gray, the most learned of English poets after Milton. Before starting the poem, let us have some knowledge about the poet. Thomas Gray was born in London on 26 December 1716. स्टूडेंट्स, थॉमस ग्रे का जन्म लंदन में 26 दिसंबर सन 1716 ईस्वी को हुआ था. हिज फादर्स नेम वॉज फिलिप ग्रे. उनके पिता का नाम फिलिप ग्रे था. हिज मदर वॉज डॉरथी एंट्रोबस और उनकी माँ का नाम डॉरथी एंट्रोबस था. He was educated at Eton and at Peterhouse, Cambridge. He started writing poetry around 1742. He composed some remarkable poems in his early life. His masterpiece work was An Elegy, written in a country churchyard, was finished in 1750. In 1757, he was given the poet laureateship, which he did not accept. He was appointed as professor of modern history and languages at Cambridge in 1768. He remained bachelor throughout his life and died in 1771. He was buried in the little churchyard of Stoke Pages in Bucks. His other famous writings are Pindaric Odes, The Progress of Poesy, and The Bard. There was a melancholy note in his poems. We find his clear impact on Shelley and Keats. In the words of Johnson, Gray was a romantic serpent grazing in classical grasses. It is also said that he was the most learned of English poets after Milton. Before starting the poem, let us have some knowledge about this poem. कविता को शुरू करने से पहले चलिए हम कुछ बातें इस कविता के विषय में जान लेते हैं. स्टूडेंट्स, इस पोएम का टाइटल है An Elegy written in a country churchyard. Elegy means शोक गीत. Written means लिखा गया. Country means गांव या देहात. चर्चयार्ड मीन्स कब्रिस्तान. इस प्रकार इस कविता की शीर्षक है देहात के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत. ठीक बच्चों, इस कविता में संध्या का समय है, शाम का समय है. कवि थॉमस ग्रे किसी देहात के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है. उसके सामने निर्धन एवं अज्ञात व्यक्तियों की कब्रें हैं. निर्धनता तथा अभाव के कारण इन व्यक्तियों की प्रतिभा सदैव दबी रही. प्रस्तुत कविता में कवि ने ऐसे ही अभावों से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है. द पोएट मूव्स ओवर द सिंपल ग्रेव्स ऑफ दोज मिलियंस हु वर अननोन एंड अनरिकॉग्नाइज्ड. बच्चों, इस कविता में कवि थॉमस ग्रे उन लाखों हजारों लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, विलाप करता है उनकी कब्रों पर जो लोग अज्ञात हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है. वी शुड नॉट मॉक एट द लाइफ ऑफ अम्बल बर्थ, हार्ड टॉयल एंड होमलेस जॉयस. कवि कहता है कि हमें उनके सीधे साधे जन्म, कठिन परिश्रम और घरेलू आनंदों का मजाक नहीं बनाना चाहिए. ही कॉमेमोरेट्स देयर मेमोरी. कवि उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि प्रदान करता है. ही कंक्लूड्स दैट इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज एवरलास्टिंग बिकॉज वेल्थ, exalted birth, power and beauty all lead to the one and the only one in death. कवि कहता है कि इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है, कुछ भी एवरलास्टिंग या परमानेंट नहीं है, क्योंकि धन दौलत, उच्च कुल में जन्म, शक्ति और सुंदरता, इन सभी चीज़ों का अंत हो जाता है. मृत्यु के बाद ये सभी समाप्त हो जाते हैं. सो इट इज़ यूजलेस टू रन आफ्टर फेम, मनी एंड पावर. इसलिए धन दौलत, नाम, शोहरत और शक्ति के पीछे भागना बेवकूफ़ी है, निरर्थक कार्य है. द पोएम डिस्क्लोजेज द यूनिवर्सल ट्रूथ दैट डेथ लेवल्स ऑल डिस्ट्रिक्शंस. इस कविता में एक यूनिवर्सल शाश्वत सत्य बताया गया है कि मृत्यु सभी को बराबर कर देती है, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों. मृत्यु सभी प्रकार के भेदभाव को मिटा देती है. Now I will explain the poem stanza by stanza. So let's start. The curfew tolls, the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me.
कर्फ्यू मीन्स संध्या समय बजने वाली गिरजाघर की घंटी। टॉल्स मीन्स बजती है। नेल मीन्स घंटी की ध्वनि। पार्टिंग मीन्स समाप्त हो रहा है। लूइंग मीन्स रंभाते हुए, आवाज़ करते हुए। हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड। विंड मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। ली मीन्स ग्रासलैंड, चारागाह। प्लाउमैन मीन्स किसान। प्लॉट्स धीरे धीरे चलता है। वियरी का अर्थ है थका हुआ। प्लॉट्स हिज वियरी वे मीन्स दिन भर के काम से थका किसान धीरे धीरे घर की ओर चलता है। डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधकार। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। स्टूडेंट्स, गिरजाघर की घंटियां बजती हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि दिन समाप्त हो गया है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। पशु रंभाते हुए चारागाह से घरों की ओर चलने लगे हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। थका हुआ किसान भी घर की ओर धीरे धीरे आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और कब्रिस्तान में अंधकार तथा कवि के अलावा कोई नहीं है। स्टूडेंट्स, द पोएट थॉमस हिल स्टैंड्स इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कवि किसी देहात के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है। ही हियर्स द चर्च बेल्स। वह चर्च में बजने वाले घंटियों की आवाज़ सुनता है। हियर ही डिस्क्राइब्स द एंड ऑफ द डे। और यहाँ पर वह शाम के समय का वर्णन करता है कि जब दिन की समाप्ति होती है। द पोएट सेज दैट द चर्च बेल्स आर रिंगिंग। द रिंगिंग ऑफ द बेल्स अनाउंसेस द एंड ऑफ द डे। द कैटल are slowly returning homeward after grazing in the grassland. This is a sign of the end of the day. The tired farmer is also returning home after working throughout the day. Darkness is increasing. Only the poet finds himself all alone in the darkness of the night. Let's start the second stanza. Beneath those rugged elms that yew trees shed, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever led, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath means under, नीचे। rugged means old and rough, पुराने तथा भद्दे। elm means एक प्रकार का जंगली वृक्ष। yew एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष। heaves means उठती हैं। turf means सूखी घास। moulderings means मिट्टी झड़ते हुए, धीरे धीरे टूटते हुए। heap means ढेर। cell means small room, but here means small graves, छोटी कब्र। Laid means buried, दफनाए गए। Forefathers means ancestors, पूर्वज, पुरखे। Hamlet means एक छोटा सा गांव। Narrow means तंग संकरा। Beneath those rugged elms that yew trees shed, where heaves the turf in many a mouldering heap. निर्धन ग्रामीणों की एल्म के वृक्षों के नीचे तथा सदाबहार वृक्षों की छाया में अनेक कब्रें हैं जिन पर सूखी घास उगी हुई है। Each in his narrow cell forever led, the rude forefathers of the hamlet sleep. ये कब्रें मिट्टी की ढेर लगती हैं, अर्थात देखने में ऐसे लगता है जैसे कि मिट्टी की ढेर लगी हुई है। इन संकरे कोठरियों में अर्थात इन कब्रों में गांव वालों के पूर्वज सदा के लिए लेटे हुए हैं। Here the poet describes the condition of the graves of the poor and the neglected village people. यहाँ पर कवि गांव के लोगों की जो कब्रें हैं वो उनकी दशा और वो किस प्रकार से नेग्लेक्टेड हैं इसको वर्णन करता है। द पोएट सेज दैट द पुअर forefathers of the village lie buried in the simple graves. These graves are under the rough elm trees or under the shade of the yew trees. The earth of the grave is loose and broken. These graves are covered with wild grass. In these graves the poor and the neglected villager forefathers lie buried forever. They will never wake up from their sleep. Let's start the third stanza. The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. Breezy means प्रातः काल की ठंडी हवा। Incense means सुगंधित। Breathing means सांस लेना, हवा का चलना। Swallow एक बर्ड, अबाबिल पक्षी। ट्विटरिंग मीन्स चर्पिंग, चहचहाती हैं। स्ट्रॉ बिल्ट तिनकों से बना हुआ। श्रिल मीन्स लाउड, शार्प, तीखी, तेज। क्लैरियन मीन्स आवाज़।
इकोइंग मीन्स गूंजना, राउज मीन्स होता है जगाना, लोली बेड पुअर ग्रेव्स साधारण कब्र। स्टूडेंट्स, द पोएट सेज दैट प्रातःकाल की शीतल सुगंधित वायु की आवाज़, तिनकों से बने घोंसले से अबाबिल चिड़िया का चहचहाना, मुर्गी की तेज आवाज़ तथा शिकारी के बिगुल की ध्वनि इन मृत्यु पूर्वजों को कब्र से नहीं उठा पाएंगी। These lines, the poet shows sympathy for dead forefathers who lied buried in small graves. The poet says that the poor forefathers of the village are taking permanent rest in their small graves. Nothing can bring them back to life. The fresh and sweet wind blows in the morning, but it will have no effect on the dead. The swallows twitter from their nests made of straw, but their twittering will not awaken the poor forefathers from their eternal sleep. Cocks cry to announce the day is meaningless for the dead villagers. The hunters blow their bugles early in the morning to collect the hunters, but even the sound of these bugles will not awaken the dead from their sleep. Let us start the next stanza. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure. No grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Ambition means महत्वाकांक्षा, यहाँ तात्पर्य महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से है। Mock means make fun of, उपहास करना। Toil means कठोर परिश्रम। Homely means simple साधारण। Destiny means भाग्य। Obscure means unknown, अज्ञात। Dim means अस्पष्ट, अंधकारपूर्ण। Grandeur मीन्स शान, यहाँ तात्पर्य शानदार तथा शक्तिशाली व्यक्तियों से है। डिसडेनफुल मीन्स हेटफुल, घृणा से भरी हुई। एनल्स, एनल्स मीन्स हिस्ट्री और रिकॉर्ड, इतिहास या साधारण अभिलेख। स्टूडेंट्स, तभी टॉमस ग्रे कहते हैं कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कब्र में दफनाए हुए निर्धन व्यक्तियों के उपयोगी परिश्रम, कठिन परिश्रम, साधारण वस्तुओं में आनंद तथा अंधकारपूर्ण भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए। धनी तथा शक्तिशाली व्यक्तियों को इन गरीब व्यक्तियों के छोटे तथा साधारण जीवन इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। The poet says that the ambitious persons should not make fun of the simple and useful work of the poor persons. Their joys were simple, their fate never smiled upon them, it was unknown. The great and powerful men should not hate the poor persons. The history of the poor and miserable persons was short and simple. Poverty always came in their way of progress. Let us start the last stanza. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. Boast of heraldry means pride in noble birth, उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान। Pomp means शान, awaits means प्रतीक्षा करती है, alike means समान रूप से। Inevitable hour, the hour of death which cannot be avoided, मृत्यु का समय जिसे टाला ना जा सके। Glory means यश, but means लेकिन। ग्रेव मीन्स कब्र। इस लास्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं कि उच्च परिवार में जन्म लेने की शेखी मारने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले, सुंदर व्यक्तियों तथा धनी व्यक्तियों सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है, अर्थात सभी मृत्यु के शिकार होते हैं, वैभव के रास्ते कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। कवि टॉमस ग्रे कहते हैं कि मृत्यु इस जीवन का अंत है, इसलिए हमें अपने उच्च कुल पर, अपने पद पर और अपने धन दौलत, यश, शोहरत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। In this last stanza, the poet says that nothing in life is everlasting. All have to die. The end of life's journey is the same for all, the rich and the poor, the high and the low. The poet asks the rich not to hear the poor who die unwept, unhonored and unsung. Death comes to all, sooner or later. It is seen that the people are proud of their high and noble birth. Some people are proud of their high position in society. Beautiful persons are proud of their beauty. The rich persons are proud of their wealth. According to the poet,
All these are temporary things. Death is certain, it is the end of life. Death makes no distinctions between the rich and the poor. We should not be proud of high birth, power, beauty, and wealth. All lead to one end, death. Even the most glorious men have to die. Students, this poem teaches us that we should not be proud of our noble birth, position and wealth. बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जन्म पर, ऊंचे पद पर, शक्ति पर, धन दौलत और यश पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।